मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। ओके, सो आज ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्त। हर ही दिन न्यूज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रही है। मार्च महीना तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महीना बन गया है। इतनी ज़्यादा न्यूज़, इतनी बेहतरीन बेहतरीन न्यूज़ देखने को मिल रही है। ओके, सो सबसे पहले तो यार सॉरी, थोड़ा सा सेशन लेट हुआ है, थोड़ा सा नहीं, ये मैंने लेट ही शुरू किया था, जानकारी लेट शुरू किया था, रात को लेट ही आ पाया था मैं घर। उसके बाद पीपीटी भी मेरे दोस्त नहीं तैयार हो पाई थी, तो सुबह पीपीटी बना रहा था। तो मैंने कहा 5 7 न्यूज़ 8 न्यूज़ ले जाके क्या करूंगा। 8 बजे एडिटोरियल नहीं लगा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, अपनी न्यूज़ कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, और इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ था, और माफ़ी चाहूंगा मेरे भाई। ठीक है, कंटेंट वाइज पूरा कंपनसेट कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए सॉरी यार। ठीक है सर, भूख लगाई, मुझे भी लग रही है तो स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, सो सबसे पहले तो भाई होली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, छोटी होली बड़ी होली, अब होली का माहौल शुरू हो चुका है। बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में कुछ नहीं जाता। ठीक है, कोई दिवाली तो है नहीं सुबह से शाम तक मेरे दोस्त चलना है। ठीक है, तो आराम से एंजॉय करिए, और एंजॉय करना भी जरूरी है यार। थोड़ा थोड़ा सुकून खुद को भी दीजिए। ठीक है, सुकून, समझ रहे हो, सुकून मेरे भाई खुद को भी दीजिए, और जी लीजिए थोड़ा सा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि 24 घंटे खेलो, हाँ ठीक है, 2 4 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मोटिवेशनल कोट पे आते हैं। मैं भी घर आया हुआ हूँ परिवार के साथ, आप भी बैठना मेरे भाई। कल मेरी क्लास नहीं होगी, सिर्फ एक दिन का मैं ऑफ ले रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, 14th को ना ही मेरे दोस्त यूट्यूब पे क्लास होगी, ना ही पेड क्लास होगी। ठीक है, सिर्फ एक दिन चाहिए कि सुकून से मेरे भाई मैं सो पाऊँ, सुबह आराम से उठ पाऊँ। ठीक है, नहीं तो 2 3 घंटे की नींद ही हो पा रही है, 4 घंटे की नींद हो पा रही है। तो बस एक दिन मेरे को चाहिए होगा कल का। ठीक है, कल आप लोग बाकी रिवीजन वगैरह कर लेना, कल सिर्फ मैं छुट्टी पे रहूंगा। ठीक है, चलो 14th को हमारी क्लास नहीं होगी, 14th और 15th को एक साथ क्लास होगी। आगे, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। ओके, अब देखो यार दोस्त, अब इसका मतलब नहीं है कि अपन रोज मिस्टेक करें। मिस्टेक का मतलब ये होता है कि जैसे जब मैं कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मैं जब पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं आपको बताऊं, मैं बहुत बार बहुत सारी चीजें ना, जब मैं न्यू न्यू था तो मैं गलत भी पढ़ाता था। गलत कैसे पढ़ाता था, कैसे फोटो किसी और की लगी हुई होती थी, और मरा हुआ को और कोई और होता था, मरा कोई और है, और जाके मैं फोटो किसी की लगा देता था मेरे भाई। तो मैंने एक चीज समझ ली थी कि जो मैंने गलतियां करी ना, उन गलतियों से मैं सीखता चला गया। फिर मैंने उन गलतियों को दोहराया नहीं। एक तो इंसान ही होता है कि गलती पे गलती, गलती पे गलती, मैं बार बार मरता कोई और था, फोटो किसी और का लगा दूं, ये तो मेरी बेवकूफी है। लेकिन मैं ये समझ गया कि यार एक तरीके की चीजें मुझे बार बार नहीं करनी। समझदारी क्या है, समझदारी ये है कि आप गलतियों से सीख के आगे बढ़ो। आपने जो गलतियां की उससे सीख के आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पर मतलब ही वही है, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। तो जब भी आप कुछ नया करने जाओगे वो चैलेंजिंग होगा, और चैलेंजिंग होगा तो निश्चित तौर पर उसमें कमियां मेरे दोस्त देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, और बाकी ऊपर वाले का नाम लो मेरे दोस्त, राधे राधे करते रहो, जय श्री राधे करते रहो। ठीक है, सब बढ़िया होगा। आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल देखिएगा। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा ट्रू है। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा ट्रू है। ओके, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा मेरे भाई, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, ये कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर साहब है संजय मल्होत्रा जी, उनके द्वारा 5th एडिशन डीपीएडब्ल्यू का लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया। डीपीएडब्ल्यू जो है ये 10 मार्च से 16 मार्च तक ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये भी अपना करेक्ट है, ये भी अपना करेक्ट है। जो थीम है इसकी वो है इंडिया पेज डिजिटली, ये भी करेक्ट है। जो ये मिशन के तहत किया जा रहा है वो है हर पेमेंट डिजिटल। तो अपना राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव अपना राइट आंसर बनेगा। अब जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, कि जैसे आरबीआई रिलेटेड तमाम न्यूज रही है, उनमें से 2 4 5 न्यूज है जिनका रिवीजन कर ले। तो अपने पास आज समय ही समय, क्योंकि आगे क्लास लगी नहीं है, तो रिवीजन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मुझे लगता है 1 घंटे में कैसे कंप्लीट करूंगा, न्यूज भी रिवीजन भी। तो आज तो अपने पास मेरे दोस्त
पूरा क्षेत्र अपना है, ठीक है। चलो समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी रिसेंट में एक पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं सिक्स्थ बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, सिक्स्थ बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। ओके, सिक्स्थ बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। एक मिनट, साउंड ओके तो है भाई? साउंड में क्या दिक्कत है? एक बार जरा चैट में बताना। एक बच्चा कह रहा है साउंड लो है। नहीं, मेरी तरफ से साउंड ओके है। ऑल ओके भाई, माइक लगा हुआ है, वॉल्यूम फुल है। ओके, सिक्स बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रहा था। उसमें क्या रहा था, आपका जो रेपो रेट है, रेपो रेट वो 6.25% पे आ गया। ओके, जो बैंक रेट और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये आपका 6.50 पे आ गया। ओके, जो एसडीएफ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ये 6.00% पे आ गया मेरे भाई। ओके, इवन जो इनका स्टेंस रहा था, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार स्टेंस वर्ड ही पूछ लेगा, स्टेंस कैसा रहा था, तो वो न्यूट्रल रहा था। कैसा रहा था मेरे भाई? न्यूट्रल रहा था, न्यूट्रल। ओके, जो जीडीपी है, जीडीपी 2025-26 के लिए वो 6.7% थी। जो सीपीआई है 25 और 26 के लिए वो आपका 4.2%। ये प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड यानी कि अनुमानित है मेरे भाई कि इतना रहने का अनुमान है, ठीक है। इवन इंपॉर्टेंट ये है, इसमें एक और पॉइंट है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसमें टोटल 6 मेंबर, और 6 मेंबर में इस बार जो पहली पॉलिसी थी जब ये गवर्नर साहब की अध्यक्षता में रही थी, 3 मेंबर आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रहते हैं, 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहते हैं। ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मेंबर होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं होता, एक बार 3 अपॉइंट हो गए तो फिर नए 3 आएंगे, एक का टेन्योर कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसमें सबसे पहले तो याद रखो संजय मल्होत्रा साहब का नाम। संजय मल्होत्रा जी कौन है? ये आरबीआई के गवर्नर है। ओके, ये इसके हेड है मेरे भाई। एक नाम यहां पर है राजीव रंजन, राजीव रंजन। और अभी मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज बनाया गया था, ठीक है। इनसे पहले माइकल देव पत्रा साहब होते थे, एमडी पत्रा, एम राजेश्वर राव साहब। ये 3 आरबीआई के हो गए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें नागेश कुमार है, सौगत भट्टाचार्य है और राम सिंह है। कौन कौन है? नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और राम सिंह है मेरे भाई, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं इसके अलावा? इसके अलावा आप याद रख सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आरबीआई ने एक डिसीजन लिया है कि वो बैंक.इन और fin.in ये इंटरनेट डोमेन है। ओके, एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन है। इसको इसने इंट्रोड्यूस किया है साइबर सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए। इन इंटरनेट डोमेन के लिए जिसको एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार बनाया है। ओके, रजिस्ट्रार मेरे भाई, वो कौन बनाया रजिस्ट्रार? तो वो है IDRBT। ओके, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। जो रजिस्ट्रेशन इसका शुरू हो रहा है वो 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है। ओके, 1 अप्रैल 2025 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। एक न्यूज आज नोट रिलेटेड भी पढ़ेंगे, 100 रुपए का नोट और भी नोट के बारे में, लेकिन एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक 50 रुपीज का, 50 रुपए का बैंक नोट लेकर आ रहा है। क्या सर ये नया नोट होगा? नहीं, पुराना जो नोट है ना, सारे जो स्पेसिफिकेशन है वो सारे के सारे इसमें बराबर रहेंगे। तो फिर 50 रुपए का नया नोट क्यों लेकर आ रहा है? असल में जो गवर्नर साहब हैं, नए वाले गवर्नर साहब हैं, उनका इसमें साइन देखने को आपको मिलेगा। पुराने वाले नोट बने रहेंगे। तो आरबीआई 50 रुपए के डिनोमिनेशन का बैंक नोट लेकर आ रहा है महात्मा गांधी न्यू सीरीज में, जिसमें आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब के सिग्नेचर रहने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक अभी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक रहा था जो कि आपका 2016 से मनाया जा रहा है। ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है इस साल इसका 10th एडिशन रहा था और संजय मल्होत्रा साहब है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो रहा था वो 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक रहा था। ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा इसका आपको थीम याद रखना है। थीम क्या है मेरे भाई? तो थीम है इसकी फाइनेंशियल, ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी
क्या है मेरे भाई? फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेंस प्रोस्पेरिटी। ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी इसका विषय रहा था। क्लियर है गाइस? एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, उसको लेकर भी कुछ न्यूज रही थी। न्यूज क्या थी? इन्होंने कहा था कि हिंदी में जो लोकपाल लिखा रहता है वो लोकपाल की जगह ओम्बड्समैन ही लिखा आएगा। हिंदी में भी आप इसे पढ़ोगे तो बैंकिंग लोकपाल नहीं पढ़ोगे, अब आरबीआई का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन नहीं पढ़ोगे, आरबीआई का ऐसे इंटीग्रेटेड लोकपाल नहीं पढ़ोगे, आप ऐसे पढ़ोगे रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। हिंदी में भी पहले तो हम लोग पढ़ते थे रिजर्व बैंक एकीकृत ऐसे करके होता था मेरे भाई, लोकपाल योजना। अब नहीं, क्लियर बोल दिया इन्होंने, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। लोकपाल शब्द आपके लिए है ही नहीं। अच्छा, ये और जरूर याद रखना कि ये जो ओम्बड्समैन होगा ये मैक्सिमम कितने का कंपनसेशन देता है? ये मैक्सिमम 20 लाख रुपए का कंपनसेशन देता है। ये एडिशनल कंपनसेशन भी देता है 1 लाख रुपए का इन केस ऑफ मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल एगोनी। मेरे भाई, मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल एगोनी के केस में 1 लाख रुपए का एडिशनल कंपनसेशन, और जो टोटल कंपनसेशन, मैक्सिमम कंपनसेशन है मेरे भाई, वो 20 लाख रुपए का यहां पर ये देता है। जो ओम्बड्समैन होता है इसको अपॉइंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो कर चुका हूं, अगर समय मिले तो प्लीज उसको देखना। अभी इसकी जो एनुअल रिपोर्ट आई थी ना, उस रिपोर्ट पर मैंने एक सेशन किया था। ओके, एक आरबीआई ने डिसीजन लिया है, उसने बोला है कि जो क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई है इसमें इन्होंने आरआरबी, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनको अलाउ नहीं किया था कि ये आप अलाउ नहीं कर सकते, आप ये ऑफर नहीं कर सकते हो क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। लेकिन अभी आरबीआई ने इसका दायरा बढ़ा दिया है, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है मेरे भाई, उसको बोला है कि आप भी अब इसको ऑफर कर सकते हो, आप भी अब इसको ऑफर कर सकते हो। ठीक है भाई? अभी एक और न्यूज रही थी, एक बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट रहा था, बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट, और ये बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट रहा था भारत का जापान के साथ, और ये एग्रीमेंट हुआ था 75 बिलियन यूएस डॉलर का, 75 बिलियन यूएस डॉलर का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट रहा था। इवन एक न्यूज और आई थी 2000 रुपए के नोट को लेकर। क्या न्यूज रही थी? 2000 का नोट का अपडेटेड डेट आ चुका है 28 फरवरी तक का। इन्होंने ये बताया कि अभी सिस्टम में 6471 करोड़ के नोट अभी भी बाकी हैं, और 98.18% नोट की वापसी हो चुकी है। 98.18% नोट की वापसी हो चुकी है। 6471 करोड़ के नोट अभी भी सिस्टम में बाकी हैं। समझ में आया मेरे भाई? कितनी सारी न्यूज हम लोगों ने रिवाइज कर ली, अभी तो एक ही सवाल पे पहुंचे हैं। और जितनी न्यूज रिवाइज कराई है ना मैंने, ये खुद में एक सवाल है मेरे भाई, ये खुद में एक सवाल है। एग्जाम में यहां से एक एक क्वेश्चन सेट होगा, एक एक क्वेश्चन। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से एक क्वेश्चन सेट होगा आपका, बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट से एक होगा, ओम्बड्समैन स्कीम से एक होगा, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई से एक होगा, 2000 रुपए के डेटा से एक होगा। तो ये सोचो, एग्जाम फोकस्ड रिवीजन है मेरे दोस्त। बस अगर मैं ना कराऊं तो खुद भी कर लिया करो, ठीक है? आदत बनाओ। Who has recently assumed as the role of chief executive of Indian Bank Association? इंडियन बैंक एसोसिएशन के अभी चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बने मेरे भाई? तो आंसर बनेगा अतुल कुमार गोयल। कुछ एक अपॉइंटमेंट उठा लेते हैं, जैसे कि राजीव शुक्ला और एक आशीष सेलर। ओके, इनको क्या अपॉइंट किया? इनको अभी एश क्रिकेट काउंसिल में बीसीसीआई का रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है। ठीक है, राज्यसभा एमपी राजीव शुक्ला जी की बात करें, कांग्रेस राज्यसभा एमपी। ओके, और ये अब रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, या यूं कह सकते बीसीसीआई को एशियन क्रिकेट काउंसिल में। ओके, एक और नाम याद रख सकते हैं, एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर। आज ये साहब न्यूज में है, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड भी मिला है मेरे भाई। ओके, शुभमन गिल, इनको एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक और याद रखना, अजय भादु, ये इसी महीने की न्यूज है सारी। अजय भादु मेरे भाई, इनको अभी सीईओ बनाया गया। सीईओ किसका बनाया गया है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। ओके, जैम का मेरे भाई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के लिए। इसको लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 को। ओके, 9 अगस्त 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर है गाइस?
समझ में आ रहा है? 9 अगस्त 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। ये भी पूछ लेगा किसी दिन कि कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। रिजर्व बैंक के अभी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं, अजीत रत्नाकर जोशी। ओके, अजीत रत्नाकर जोशी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, एक ब्रांड है, इसका नाम है लिवाइस मेरे दोस्त। क्या नाम है? लिवाइस। ओके, लिवाइस के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ग्लोबल एम्बेसडर, उनका नाम है दलजीत दोसांझ। ओके, दलजीत दोसांझ। ओके, दलजीत दोसांझ। डन मेरे दोस्त। एक बार याद रखना, बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें जो अभी री इलेक्ट हुए उनका नाम है मनन कुमार मिश्रा। ओके, मनन कुमार मिश्रा मेरे दोस्त, मनन कुमार मिश्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट में चीफ मिनिस्टर ने अभी 5,000 करोड़ रुपए डिस्बर्स किए 1.18 करोड़ वीमेन बेनिफिशियरी को अंडर दी सुभद्रा योजना? सुभद्रा योजना के तहत किस स्टेट ने डिस्बर्स करे मेरे भाई? तो यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 मेरे भाई, उड़ीसा ने। ओके, अगला। 17,000 करोड़ रुपए डिस्बर्स किए हैं माझी लड़की बहन योजना के तहत किस स्टेट ने? ये महाराष्ट्र है भाई, महाराष्ट्र, माझी लड़की बहन योजना। ओके, प्रोजेक्ट हिफाजत किसका है? वीमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये पंजाब का है दोस्त। किसका? पंजाब का। ओके, आगे। वो स्टेट कौन सा है जहां पर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, इसको डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए NHLML और IWAI के बीच में समझौता रहा था? ठीक है, NHLML IWAI के बीच में समझौता रहा था दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश है। ओके, उत्तर प्रदेश के बनारस में इसको बनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अभी एक जम्मू कश्मीर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया था अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। सवाल बहुत सिंपल सा है, जो 5 साल का बैन लगाया गया किस संस्था के ऊपर लगाया गया है? किस संस्था के ऊपर ये 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों, सुदर्शन बैच की क्लासेस प्लीज करते चलो। मैं उसमें 6 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, आज उसमें 10 बजे क्लास लगी हुई है, 10 बजे। प्लीज उसको भी स्किप मत करना। ओके, तो जो बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हो, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो इस बैच को फॉलो करो। इसमें 4 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, 4 क्लासेस, और 4 क्लासेस का कंटेंट, उसका फीडबैक आराम से आप बच्चों से लीजिए। ठीक है, यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 मेरे दोस्त, आवामी एक्शन कमेटी। ओके, आवामी एक्शन कमेटी। मार्च 2025 में वो कंट्री कौन सी है जिसने की अभी ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टेट की ऑफ इंडियन ओशियन, इससे मोदी जी को सम्मानित किया है? मोदी जी को मेरे भाई सम्मानित किया गया है, बताइए। यहाँ राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 मेरे दोस्त, मॉरिशस। मॉरिशस। ओके, अच्छा, कुवैत ने भी अपना हाईएस्ट ऑनर दिया है मोदी जी को। ठीक है, कुवैत ने। गुआना ने भी दिया है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? कुवैत ने भी दिया है, गुआना ने भी दिया है। ठीक है, बारबाडोस ने भी दिया है, नाइजीरिया ने सम्मानित किया है। ओके, डोमिनिका ने सम्मानित किया है, और रशिया ने, अनाउंस तो रशिया ने पहले कर दिया था, मोदी जी को अभी सम्मानित किया था। ये सारे के सारे आपके 2024 की मैं बात कर रहा हूं कि 2024 में। मॉरिशस ने 2025 में सम्मानित किया है। कुवैत का जो ऑर्डर है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक। मुबारक हो तुमको। समझ रहे हो मेरे भाई? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, जो गुआना का सम्मान है इसका नाम है ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस। यहां पे मैं लगा दे रहा हूं ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस। ओके, ऑर्डर ऑफ
फ्रीडम, ओके। और नाइजीरिया के जो सम्मान था उसमें ऑर्डर पीछे कर दिया, आगे की जगह मेरे भाई ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर, मेरे भाई ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर। यहां पर आएगा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। कहीं गड़बड़ हो तो उसको करेक्ट कर देना, ठीक है। रशिया का था ऑर्डर ऑफ सेंट, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, ओके। ऑर्डर ऑफ, वैसे तो आपको सारे याद होने चाहिए कि 23 में मेरे भाई 2023 में मोदी जी को ग्रीस ने सम्मानित किया था, ओके। ग्रीस ने सम्मानित किया था। फ्रांस ने सम्मानित किया था मेरे भाई, ठीक है, फ्रांस ने। और एक रिपब्लिक ऑफ पलाऊ है, इसने सम्मानित किया था। एक है पपुआ, पपुआ न्यू गिनी, ओके, पपुआ न्यू गिनी मेरे भाई। तो ग्रीस ने, फ्रांस ने, पलाऊ ने, पपुआ न्यू गिनी ने, के फिजी ने सम्मानित किया था, फिजी ने, ठीक है। उससे पहले 2021 में भूटान ने सम्मानित किया था। किसने? BHUTAN, भूटान, भूटान। 2019 में मेरे भाई, ठीक है, बहरीन ने सम्मानित किया था, बहरीन ने। मालदीव्स ने सम्मानित किया था, मालदीव्स ने, ओके। यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE ने सम्मानित किया था। 2018 में फिलिस्तीन ने किया था, फिलिस्तीन ने 2018 में। 2016 में अफगानिस्तान ने किया था मेरे भाई, और सऊदी अरब ने किया था। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हो गए टोटल 21, एक रह गया मेरे भाई। एक यूएसए ने सम्मानित किया था, यूएसए, यूएसए ने 2020 में मेरे दोस्त। यूएस गवर्नमेंट का जो लीजन ऑफ मेरिट है उससे सम्मानित किया था, लीजन ऑफ मेरिट से, लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। डन। सर फोन में शो नहीं हो रहा है सुदर्शन वाली आजकल। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना बेटा। बच्चों को लैपटॉप में तो दिख रही है जब लॉग इन कर रहे हैं, फोन में तो एक बार लॉग आउट करके, मेरे को भी नहीं दिख रही थी अपने फोन में, तो मैंने लॉग आउट करके लॉग इन किया था, ठीक है। नेक्स्ट, मार्च 2025 में वो इंडियन नेवी का शिप कौन सा है जो मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा था 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए? तो इसका नाम है INS इम्फाल, ओके। मार्च 2025 में इंडियन नेवी का वो वॉरशिप कौन सा था जिसने कि इंडियन ओशियन में मदद की थी ईरान की एक नाव की, ओके, उसके क्रू की, नियर सोमाली कोस्ट? तो इसका नाम था INS तरकश दोस्त, INS तरकश। वो टेलीकॉम कंपनी कौन सी जिसने एलोन मस्क की स्पेसएक्स के साथ समझौता कर लिया स्टारलिंक का हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को इंडिया में लाने के लिए? अब देखो कंपटीशन कितना तगड़ा है दोस्त। यहां पर देखो समझौता एयरटेल ने किया है, और मैंने कहा मेरे दोस्त एयरटेल तो आगे निकल जाएगा जियो से, मैंने बोला था। अब देखो हुआ क्या कि जियो ने भी समझौता कर लिया। जियो कह रहा मैं अपना मार्केट कैसे छोड़ दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल। आज की न्यूज में पढ़ेंगे हम लोग जियो। यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो अभी रजिस्टर्ड हुआ है इंडिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज ऑफर करने के लिए, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेरे भाई कॉइन बेस, ओके। अभी IQ एयर का 7th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रहा था, उसके हिसाब से जरा देखिए कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। हाँ, एयरटेल ने भी कर लिया, जियो ने भी कर लिया, और एक ही महीने में किया है मेरे भाई। थोड़ा दम लगाओ यार, शेयर वेयर करो यार। हेलो, मैंने कहा हेलो तो कर दूं मेरे भाई। हाँ, आज थोड़ा लाइट वाइट का, वो पीछे फोटो देख रहे हो, पापा की फोटो लगी हुई है। छोटे में थे जब छोटे थे पापा,
ठीक है, चलो बंद कर लेता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा कैमरा है। चलो फिर भी हेलो, कैसे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान जो है वर्ल्ड की टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में से है, तो ये पहला वाला अपना करेक्ट है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, चैड है, ये भी टॉप 5 में है, ये भी अपना करेक्ट है। ओनली 17% ग्लोबल सिटीज है जो डब्ल्यूएचओ के एयर पॉल्यूशन गाइडलाइंस को पूरा कर रही हैं, ये भी करेक्ट है। इंडिया ने इंक्रीमेंट शो देखने को मिला, नहीं भाई, ये कह रहे हैं कि 23 के कंपेरिजन 24 में डिक्लाइन देखने को मिला है, तो ये इनकरेक्ट है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है दोस्त, और तीसरा करेक्ट है। ठीक है, आगरा है लग रहा है। हाँ मेरे भाई घर आ गया हूँ। अब होली पे यार परिवार के साथ बिताना तो बनता है। एक परिवार आप, एक परिवार यहाँ, तो मेरे दोस्त बैलेंस तो करके चलना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी बहुत करे आएंगी। समझ रहे हो, एक मन तो इस बार था कि नहीं आऊं मेरे भाई, फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, थोड़ा और फाइट करते, क्या दिक्कत आ रही है, आना जाना तो देखना पड़ेगा, देख लेंगे। 150वीं एनिवर्सरी टेस्ट मैच की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में सेलिब्रेट की जा रही है, मतलब पहला जो टेस्ट मैच हुआ था उसकी 150वीं एनिवर्सरी है। अब उस 150वीं एनिवर्सरी का जो मैच होगा वो किस स्टेडियम में होगा, किस स्टेडियम में मेरे भाई? गुरुजी ज्ञान बड़ा होता है सकल का क्या है वो तो। अरे भैया किसी को देखो कमेंट करना बेकार है। मैंने एक चीज अनुभव करी है, दुनिया गोल है, तो कभी किसी को गलत मत बोला करो। ठीक है, कभी भी किसी को गलत मत बोला करो। दुनिया मतलब गोल का मतलब एक कहावत कही जाती है कि आप आज किसी को कुछ बोल रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ ये लौट कर आपके पास आएगा। तो अपने शब्द, अपने एक्शन हमेशा हमेशा सही डायरेक्शन में किया करिए, सही डायरेक्शन में चीजें वापस होती हैं, ये रूल है। यहां पर आंसर बनेगा मेरे भाई मेलबर्न क्रिकेट क्लब। ओके, आखिरी सवाल फिर बढ़ेंगे आज की न्यूज की तरफ। वो स्पोर्ट्स फेडरेशन कौन सी है जिसके ऊपर से सस्पेंशन हटा दिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मनसुख एल मंडाविया साहब देख रहे हैं, गुजरात के पोरबंदर से ये सांसद है। अरे बुलबुल आज खुश होगी, कल उसके चाचू पहुंचे थे, ठीक है, और लेने के लिए मेरे भाई। तो अब हुआ क्या कि वो कहती है कि मम्मा से गेट खोलने के, नो मम्मा, अब छोटी सी है, कहते मम्मा नो, मेरे चाचू आ रहे हैं, ठीक है मैं खोलूंगी गेट, नो पीछे मम्मा, मेरे को चाचू को हक करना। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, मेरी दादी, मेरे चाचू, मेरे बाबा, मैंने बाप नहीं, पापा आप साइड हो लो कुछ दिन के लिए, पापा नो, पापा ओनली, दादू ओनली, चाचू ओनली। अब हाँ, अब वो एक हमारे यहाँ भाई एक हमारा सदस्य है, हमारा मेरे दोस्त पप्पी है एक, ठीक है, उस ब्रूनो है, तो उसको ब्रूनो तो कहती नहीं है, मम्मा बूनो बूनो, बूनो 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 बूनो, मम्मा बूनो। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। तुम कहोगे अरे सर क्या बातें कर रहे हो, चलो। ये एक एटीएमए, एक संस्था है एटीएमए, इसके चेयरमैन बने हैं यहाँ पर अरुण ममेन। ओके, अरुण ममेन, अरुण ममेन। ओके, तो अरुण जो ममेन है, अरुण ममेन, ये दोस्त वाइस चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है एमआरएफ लिमिटेड के। और अब इनको यहां पर एटीएमए का, एसोसिएशन ऑफ टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इसका चेयरमैन बना दिया है। ठीक है, तो ये देखो हिरोशी जो योशी जाने हैं, ठीक है, इनको वाइस चेयरमैन बनाएंगे, तो दो अपॉइंटमेंट हो गए इसमें, एक अपॉइंटमेंट हो गया प्रेसिडेंट का, एक अपॉइंटमेंट हो गया वाइस प्रेसिडेंट का। तो जो यहाँ पर जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, जो वाइस चेयरमैन बने हैं वो बने हिरोशी, हिरोशी योशी जाने, और जो चेयरमैन बने मेरे भाई वो बने अरुण ममेन, अरुण ममेन, अरुण ममेन। समझ में आ रहा है? असल में इस एटीएमए को स्थापित किया गया था 1975 में। अब 1975 से अगर आप देखोगे तो इस साल इसकी 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है भाई। 75 के 25 जोड़ दो, 25 यहां जोड़ दो, ठीक है। आगे ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन हाल फिलहाल नहीं पढ़े थे। इस स्कीम का नाम है पीएम युवा स्कीम। ओके, अब ये जो पीएम युवा स्कीम है ये आपके लिए नहीं है, जो ये लेखक है उनके लिए, जो राइटर्स है उनके लिए है। सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो यंग ऑथर्स है उनको ट्रेन करने के लिए, जो यंग ऑथर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए एक प्रोग्राम है ये, टू ट्रेन यंग ऑथर्स मेरे भाई। तो यंग ऑथर्स को ट्रेन करने के लिए ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम है युवा। यू का फुल फॉर्म क्या है यही तो पूछेगा, यू क्या है, इसमें वाई क्या है, यू क्या है, वी क्या है, ए क्या है। वाई का मतलब क्या है सर? यंग, जो कि हम हैं, ठीक है सर। यू मतलब अपकमिंग,
अप कमिंग, ओके। वी फॉर वर्सेटाइल सर, जो कि हम हैं, ठीक है, वर्सेटाइल मेरे दोस्त, ओके, वर्सेटाइल। और ए मतलब ऑथर, सर हम भी तो ऑथर है सर, लेकिन हम पत्र लिखते हैं, प्रेम पत्र, हम ऐसे किताबें नहीं लिखते। तो ये तुम्हारे लिए मेरे भाई, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर एक स्कीम लेकर आए थे, मेंटरशिप प्रोग्राम है यूथ को ट्रेन करने के लिए, ओके। अब ऐसे यूथ जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, अरे तो ये तो आप ही की बात कर रहे हैं, 30 वर्ष से कम है, उनके लिए इस प्रोग्राम को यहां पर लेकर आया गया है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? क्लियर है? पर्पस क्या है भाई यार, कि रीडिंग ऑथरशिप जो है उसको यहाँ पर प्रेफर्ड प्रोफेशन बनाया जाए, लोग इसके लिए अवेयर हों, उस उद्देश्य से यहाँ पर इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं। जो नेशनल बुक ट्रस्ट है वो यहाँ पर इसके एग्जीक्यूशन का काम, इंप्लीमेंटेशन का काम कर रहा है। इसके इंप्लीमेंटेशन का काम कौन कर रहा है? जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत एनबीटी है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, वो यहाँ पर इसके एग्जीक्यूशन का, इसके इंप्लीमेंटेशन का काम करे। सब लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं जरा इसको, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने पीएम युवा 3.0 प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरशिप यंग ऑथर्स, इसको एक लॉन्च किया था। यंग और जो बडिंग ऑथर्स है जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, उनको ट्रेन करने के लिए, रीडिंग राइटिंग बुक कल्चर को देश में प्रमोट करने के लिए 11 मार्च 2025 को मेरे भाई इसको लॉन्च किया गया था। डन? क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टू एडिशन इसके बेहतरीन रहे थे मेरे दोस्त। ये कहते हैं कि सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखने को मिला पीएम यूआई स्कीम के फर्स्ट टू एडिशन में, ठीक है। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन देखने को मिला था यंग और बडिंग ऑथर से 22 भाषाओं में, इंडियन लैंग्वेजेस में एंड इंग्लिश में, ओके। अब पीएम 3.0 जो है इसको यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। पीएम 3.0 यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, यूथ को इनकरेज करना, ठीक है, इंडिया की जो रिच कल्चर हेरिटेज है उसके बारे में अप्रिशिएट करना, अंडरस्टैंड करना, मतलब सिंपल शब्दों में वही है कि आप लिखना की आदत बनाए, राइटिंग की आदत बनाए, ठीक है, रीडिंग की आदत बनाए, बुक कल्चर की आदत बनाए, उस पर्पज से इस स्कीम को यहां पर लेकर आया गया था। इसके अलावा पीएम 3.0 जो है युवा जो है, इसमें यहां पर 3 थीम दी है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग, ओके, राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतीयों का योगदान। दूसरी इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली। तीसरा यहां पर मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 1950-2025 इन एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव मैनर, आधुनिक भारत के निर्माता एक अभिनव और रचनात्मक तरीके से। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें फोकस इन पे करना है। राइटर्स को बोला जा रहा है कि 3 थीम पर आपको फोकस करना है। जो नेशनल बुक ट्रस्ट है वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगा। ये जो बुक्स होंगी, इन जो बुक्स प्रिपेयर्ड होंगी इस स्कीम में, उनको पब्लिश करने का काम नेशनल बुक ट्रस्ट का रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा, ये लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें 50 ऑथर्स को चुना जाएगा। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, कि भाई इतने ऑथर्स को चुना जाता, बट यहां पर इस वाले में 50 ऑथर्स को चुना जाएगा। अनाउंसमेंट हुआ है 11 मार्च 2025 को। युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर। 50 ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट के माध्यम से, ओके। और ये कि आपका mygov.in पर ये कंडक्ट होगा 11 मार्च 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2025 के बीच में। जो कंट्रीब्यूशन होगा इंडियन डायस्पोरा का, इंडियन नॉलेज सिस्टम का, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया का, ये इसकी थीम रखी गई है। 10 ऑथर इसमें, 20-20 ऑथर इसमें चुने जाएंगे, ओके। ये बाकी सारी बातें लिखी हुई आप देख सकते हैं। डन? ऑल क्लियर है कि नहीं? गजब न्यूज। अब बताओ आएगी नहीं आएगी एग्जाम में? इसी का अप्पा पप्पा नहीं रोक सकता मेरे भाई। चलो पहली वाली तो अपॉइंटमेंट है, ये वाली तो आनी है, आनी है। अब मिनिस्ट्री ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बॉन्ड को नोटिफाई किया है। इस बॉन्ड को नाम दिया है जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, जीरो कूपन बॉन्ड समझने से पहले, ठीक है, हम लोगों को याद है मेरे भाई, चूरन मिलता था बचपन में, चूरन। चूरन के साथ मेरे भाई वहां पर हम लोगों को टीवी जीतने का मौका मिलता था। टीवी मेरे दोस्त, या और भी चीजें जीतते थे बचपन में।
अंकल एक चूरन देते थे और वो कहते थे बेटा 1 रुपए का एक चूरन आता था, उसमें स्टिकर, वो स्क्रैच करने पे या कुछ अंदर निकलता था। बस जब हम जाते थे वहां देखते थे 1 से लेकर मेरे भाई 10 तक लिखा रहता था। 1 नंबर पे लिखा होता था कि तुम्हें हवाई जहाज मिलेगा मेरे भाई, एरोप्लेन। 2 नंबर पे लिखा होता था तुम्हें ट्रेन मिलेगी, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तीसरे नंबर पे लिखा होता था हेलीकॉप्टर मिलेगा। चौथे पे टीवी थी, 5वें पे मोबाइल फोन, या पता नहीं उस टाइम तो मोबाइल फोन नहीं थे, ठीक है, ऐसे करके लिखा रहता था। बचपन में होता था मेरे भाई, वो कूपन से लगे रहते थे, उसमें कूपन से लगे रहते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था ना। ठीक है, अब जरा आगे समझते। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो। चलो, नहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग। आज के समय में आप देखना कि बहुत सारे ऑफिसेस में क्या होता है कि इस तरीके से एक आपको पेपर मिलेगा और उस पेपर पर हो सकता है आपके 30 कूपन लगे होंगे, 30 दिन के। 30 दिन के 30 कूपन लगे होंगे खाने के। आजकल जो कैफेटेरिया होता है, कैंटीन होती है, कैंटीन में कंपनीज क्या करती हैं कि वो कूपन इशू कर देती हैं अपने एम्प्लॉय को कि आपके 30 कूपन है, इन 30 कूपन को आपको पूरे इन 30 दिन चलाना है और इनका 30 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आप कूपन देंगे आपको खाना मिलेगा, आप एक दूसरे दिन कूपन देंगे आपको खाना मिलेगा। तो ये कैसा है मेरे भाई? ये कूपन खाना है। कूपन, कूपन के आधार पर खाना मिल रहा है हमने, तो हमने इसको नाम दे दिया कूपन फूड। कूपन फूड मेरे भाई, क्यों? क्योंकि कूपन देने पर हमें यहां पर खाना मिल रहा है। ऐसे ही इसको अगर थोड़ा सा नाम दे, बॉन्ड के रूप में नाम दे। पहले क्या होता था कि जो बॉन्ड इशू किए जाते थे, तो आपको जो बॉन्ड मिल गया था कि भाई ये आपका बॉन्ड का पेपर है, इसके साथ कूपन अटैच होते थे। अब आप क्या करते थे कि यार ये कूपन इनको देते थे, उसमें से एक निकालकर, और उसके बदले ये आपको रिटर्न दे देते थे। अब एक्स संस्था है, कोई वाई संस्था है, कोई जेड संस्था है, इसने आपको कूपन इशू, इसने आपको ये बॉन्ड इशू किया। बॉन्ड क्या? बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। इसके माध्यम से आपसे पैसा उधार लिया गया है। अब जब आपने पैसा उधार दिया है तो उसका पर्पस क्या है आपके लिए? आप उससे ब्याज कमाओगे, आप उससे रिटर्न कमाओगे, आप उससे इंटरेस्ट कमाओगे, आप उससे प्रॉफिट कमाओगे। इसीलिए तो आपने अपना पैसा किसी एक्स को, सॉरी किसी वाई को, किसी जेड को दिया मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? एक्स को नहीं देना मेरे भाई, पाई को दे दो, जेड को दे दो, ए को दे दो, पी को दे दो। आपने पैसा दिया है ना। अब उससे क्यों पैसा उसको दिया है कि भाई तू मुझे कुछ तो कमा के देगा। तो वो कैसे कमाएगा? वह आप कैसे कमाओगे? यहां पर आप उसको 1 महीने का एक कूपन दोगे, वो आपको पैसा दे देगा ब्याज का। दूसरे महीने कूपन दोगे, वो आपको पैसा दे देगा ब्याज का। तीसरे महीने कूपन दोगे, वो फिर आपको पैसा दे देगा ब्याज का, या जो भी उस पर रिटर्न बन रहा होगा। अब इस पे से ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा हम आपको इंटरेस्ट देंगे नहीं मेरे भाई, इंटरेस्ट का फंडा ही नहीं है, तो इस इंटरेस्ट ही नहीं देंगे, हम इस बॉन्ड को डिस्काउंट पे इशू करेंगे। अगर ये 100 रुपए का बॉन्ड है, इसकी फेस वैल्यू अगर 100 रुपए है, तो हम तुमको 80 रुपए में दे रहे हैं। 80 रुपए में तुम आज 80 रुपए हमें दो, कल तुम 100 रुपए हमसे लो। 80 रुपए दो, 100 लो। 80 100, 80 100, 80 100, 80 100, 80 200 लो, 80 200 लो, 80 200 लो। 80 रुपए यहां पर इन्होंने दिए, और जब मान लो 1 महीने के लिए 80 रुपए दिए, 1 महीने का समय पूरा हो गया, बदले में मेरे भाई ये 100 रुपए लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन 80 एंड 100 इज कॉल्ड द प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर के लिए मेरे भाई प्रॉफिट हो जाएगा। और इस पर यार दोस्त इंटरेस्ट खत्म कर दी, इसलिए इसको बोल दिया जीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इस पर आपको क्या मिलता है? ये भैया डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। 80 200 लो, 80 200 लो, 80 200 लो, और इसके बीच का मेरे भाई प्रॉफिट लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहां पर नोटिफाई किया है, क्या नोटिफाई किया है कि हम एक 10 साल का जीरो कूपन बॉन्ड लेकर आ रहे हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, पीएफसी का। कम देने पर ज्यादा मिलेगा। हाँ, जैसे तुम बोलते हो ना, कम पढ़ो ज्यादा नंबर आ जाए, ऐसी सोचते हो ना कि आज मैं 4 करंट अफेयर पढ़ूं और मेरे एग्जाम में मेरे भाई 50 नंबर बन जाए। दिमाग में होता नहीं है कि यार मात्र 4 करंट अफेयर पढ़ के 50 नंबर बना लूं मैं। ऐसा होता नहीं होता, घुमा फिराकर वही सवाल दे दे 50 पर। तो वही वाला यहां पर चल रहा है मेरे भाई। चलो खैर छोड़िए वो सारी बातें हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, मजाक नहीं, मजाक में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी। आई एम वेरी सीरियस टीचर, प्लीज बी फोकस ऑन कंटेंट। ठीक है, घर वाले कहेंगे क्या पगला गया है,
आगरा में हूँ, आगरा पागल खाने ना भर्ती कर दे। जेसीबी की बात करें, जीरो कूपन बॉन्ड फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए, इससे पैसा उठाया जाएगा मेरे भाई, पैसा उधार लिया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि कंपनी इसके माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए तक रेस कर सकती है। कितने मेरे भाई? 10,000 करोड़ रुपीस तक रेस कर सकती है, 10,000 करोड़ रुपए तक मेरे भाई यहां पर रेस कर सकती है। बात क्लियर हो रही है? डन डन। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं कि जो ये जेसीबी इंस्ट्रूमेंट है डज नॉट पे इंटरेस्ट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतनी देर से जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, ये कह रहा है कि इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे भाई। ये 80-100 वाला 80-200 लो, 80-200 लो, ये मेरे भाई इशू किया जा रहा है डिस्काउंट पे, रिडीम हो रहा है फेस वैल्यू पे। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंटेड प्राइस, द इशूड प्राइस इन द फेस वैल्यू इज कॉल्ड द प्रॉफिट। 80 और 100 के बीच के अंतर को हम क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? प्रॉफिट। तो ये डिस्काउंट पर तो सोल्ड हो रहा है और फेस वैल्यू पर रिडीम हो रहा है। अब जब बॉन्ड मैच्योर होगा तो इन्वेस्टर को पूरे फेस वैल्यू मिलेगी, 100 रुपए मिलेंगे, आज 80 रुपए दे रहा है। देयर विल बी नो पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन बॉन्ड को इश्यू किया जाएगा 49,546 रुपए में। क्या गजब है भाई, 49,546 रुपए में, और इसकी फेस वैल्यू है 1,00,000 रुपए। ओए होए ओए होए ओए होए, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, आज तो तुम्हारे पूरा समझ में आ जाएगा। 1,00,000 रुपए, ए लाजू, 1,00,000 रुपए इसका मेरे भाई फेस वैल्यू है, और इसको किस पे इश्यू किया जा रहा है? जो इसका इश्यू प्राइस है एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट हुआ है 49,546 रुपए। बात समझ में आ रही मेरे भाई? तो अब ये बोलेंगे कि जो इन्वेस्टर है, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू और इशू प्राइस एट डिस्काउंट, कितना डिफरेंस है? 50, 454 मेरे भाई। और ये इसके लिए यहां पर क्या होगा? एक तरीके से फायदा मेरे दोस्त, सॉरी ओके मैंने उल्टा लिख दिया, ये यहां आएगा 50, 454, और ये जो डिफरेंस है मेरे भाई ये 49,546 है। बात समझ में आ गई? ये बोल रहा है कि द इन्वेस्टर विल पे 50,454, तो डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, ठीक है। डिस्काउंट है आपका 49,546 का, और वही यहां पर प्रॉफिट है, वही यहां पर प्रॉफिट है मेरे भाई। व्हाट इज फेस वैल्यू? जो उसका एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस मेरे भाई। तुम हो कुछ और, दिखते कुछ और हो, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरे भाई? फेस वैल्यू अलग है, पैसे वैल्यू अलग है। 10 साल का बॉन्ड है ये, ठीक है। बॉन्ड जो होगा वो 10 साल 1 महीने के लिए, ठीक है, 10 साल 1 महीने के लिए, 10 साल के लिए, 10 साल 121 महीने के लिए पैसे लेके भूल जाओ अपने मेरे भाई, ठीक है। ये इशू किया जाएगा ऑन और बिफोर मार्च 31, 2027। जो नोटिफिकेशन में कहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो इशू किए जाएंगे वो 10 लाख बॉन्ड इशू किए जाएंगे। तो आप लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो भाई, ओके। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है 7 महीने के न्यूनतम स्तर पे आ गया। ओए होए, न्यूनतम स्तर पे महंगाई टूट गई मेरे भाई, महंगाई कम हो गई। जाइए बाजार में मेरे दोस्त, सब कुछ सस्ता 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 और सस्ता हो गया है ना मेरे भाई। देखना बाजार में पिचकारी मेरे भाई 1 की 5 मिल रही होंगी, गुलाल मेरे भाई 1 किलो मिल रहा है 2 का मेरे भाई, सब कुछ सस्ता हो गया। ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। 7 महीने के न्यूनतम स्तर पे आने का मतलब है कि महंगाई जिस तेजी से पहले बढ़ रही थी 7 महीने पहले, उतनी तेजी से अब नहीं बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ रही है, बट अब धीरे धीरे हौले हौले, धीरे धीरे हौले हौले, धीरे धीरे हौले हौले मेरे भाई ये बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है। कभी भी अगर न्यूज़पेपर में आए ना, ओ भाई महंगाई कम हो गई, तो ऐसा थोड़ी कि बाजार में जाकर मेरे तो चीजें सस्ती हो गई, ऐसा थोड़ी हो रहा है। हो क्या रहा है यहां पर कि जो महंगाई जितनी तेजी से पहले बढ़ रही थी उतनी तेजी से अब यहां पर नहीं बढ़ रही है। क्लियर है गाइस? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे 7 महीने के न्यूनतम स्तर पे आ गया है, ठीक है। तो रिटेल इन्फ्लेशन जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 2 इंडेक्स पे कैलकुलेट होती है महंगाई, सीपीआई पे, डब्ल्यूपीआई पे। तो सीपीआई आधारित जो महंगाई है जिसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं, जिसका डेटा एनएसओ जारी करता है, जिसका डेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जारी करती है, ये कह रहे हैं कि ये 7 मंथ के न्यूनतम स्तर पे आ गया है। 3.61% रहा है फरवरी महीने में। बस आप इतना पढ़िए, बाकी सारी बातें आप रीड कर लेना कि भाई साहब इसमें हुआ क्या है कि जनवरी में इतना था, उससे घटकर फरवरी में आ गया है। उसमें भी ये रीजन रहा है कि जो फूड प्राइस है उसमें हमें रेट में इंक्रीमेंट देखने को मिला है।
चलो देखते क्या देखने को मिला है। एज द रेट ऑफ इंक्रीज इन फूड प्राइसेस स्लोड, अच्छा फूड प्राइस में हमें कमी देखने को मिली है। पहले प्रीवियस महीने में फूड प्राइस में इतना प्रतिशत था, अब यहां पर इतना प्रतिशत है, ठीक है, इतना परसेंट यहां पर महंगाई है। इसे छोड़िए, आप इतना याद रखिए फरवरी में 7 महीने के न्यूनतम स्तर पर आगे महंगाई। क्लियर है? एक चीज देख रहा था, एक मिनट रुकना। सिर्फ इतना याद रखो, ऊपर वाला इसने डेटा दिया है, ये कह रहे हैं कि देखो, अब मुद्दे की बात समझना। ये जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये फरवरी 2025 में जो रहा है वो आपका 3.61% रहा है, ठीक है। रिडीम का मतलब है बेटा वापस मिलना, रिटर्न होना, ठीक है, सिंपल भाषा में बोले 3.6%। जो सीपीआई निकाला जाता है वो रूरल के लिए अलग निकलता है और अर्बन के लिए अलग निकलता है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग, शहरी क्षेत्र के लिए अलग। जो हम पढ़ते हैं 3.61%, ये कंबाइंड है दोनों का मिलाकर। अब ये स्पेसिफिक कर रहे हैं कि जो रूरल के लिए महंगाई रही है, रूरल के लिए वो रही थी 3.79% और जो अर्बन के लिए महंगाई रही है वो 3.32% रही है। ये एनएसओ डेटा दे रहा है कि सीपीआई की ओवरऑल बात करें कंबाइंड महंगाई 3.61% रही और रूरल एरियाज में बात करें 3.79% रही थी, अर्बन रीजन में 3.32% रही थी। अब आरबीआई कहता है कि भैया हमें तो सुन लो, प्लीज प्लीज सुनो ना। आपको पता है 25-26 के लिए मैंने कितना अनुमान लगाया, आज आप महीने महीने की बात कर रहे हो, मैं अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए बोल रहा हूं कि 4.2% महंगाई अनुमानित है। एज पर आरबीआई, एज पर 6 बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई का 6 बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रहा है, उसके आधार पर जो इन्होंने महंगाई तोली है कि भैया इतने तक रहेगी, वो कितनी है आपकी 4.2%। एक और चीज याद रखना भाई जो इंटरेस्टिंग है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टारगेट देती है कि बहन सुन, तेरे को ना महंगाई को 4% पे रखना है, इसको 6% से ज्यादा मत बढ़ने दियो और 2% से कम मत होने दियो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, मैं 4% पे महंगाई को लाने की कोशिश करूंगी। इसको मैं एक नाम दे दूं? हाँ दे दे, क्या नाम है इसका? मीडियम टर्म टारगेट। इस 6% को एक नाम दे दूं? हाँ दे देना, क्या नाम है इसका? अपर टॉलरेंस लेवल। इस 2% को भी नाम दे दूं? अरे दे देना भैया, नाम दे दे इसको। इसका क्या नाम रखे? इसका नाम है लोअर टॉलरेंस लेवल। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई कह रहा है कि महंगाई को 4% ±2% पे हमें रखना है। मतलब 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे भाई और 2% से कम नहीं होना चाहिए। आरबीआई का टारगेट यहां पर 4% पे लाने का ही है कि 4% पे लेकर आना है मेरे भाई, लेकिन 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2% से कम नहीं होना चाहिए। ये इनके लिए अनिवार्य है। ये रूल 2016 में लाए थे 5 साल के लिए, फिर इसको मेरे दोस्त और 5 साल के लिए यहां पर एक्सटेंड कर दिया है। आरबीआई जब भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू लाता है उसका लक्ष्य यही रहता है कि महंगाई को 4% पे इस मीडियम टर्म टारगेट को अचीव किया जाए। अभी भी आप देखो ना, आरबीआई ने 25-26 में जो अनुमान लगाया है कि हम महंगाई को लेकर आएंगे वो 4% के काफी नजदीक है दोस्त, 4.2%। बात समझ में आ रही है? डन। आगे बढ़ते हैं। भैया ये कह रहे हैं कि 100 रुपए का नोट हमें चाहिए। हमने कहा ले लो भैया, ठीक है, 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, ठीक है। आरबीआई कह रहा है हमें, संजय मल्होत्रा जी आए, रूठ गए मेरे भाई, मोदी जी के पास गए, मोदी जी यार ये गलत बात नहीं है। मोदी जी ने क्या क्या गलत बात है? मोदी जी एक बात बताओ यार, मैं गवर्नर, हाँ गवर्नर भैया आप, अब नोट जो साइन हो रहे हैं पुराने गवर्नर साहब के जा रहे हैं, तो मोदी जी ने कहा फिर से बंद करूं क्या मित्रों, आज रात 8 बजे? अरे नहीं नहीं नहीं, आपको रात को 8 बजे आने की जरूरत नहीं है, आप पुराने नोट चलन में रखिए, आप 50 रुपए का भी पुराना नोट चलन में रखिए, बट आप प्लीज नया लाइए ना, मेरे साइन के साथ भी लाइए ना। उन्होंने कहा बस 50 का नहीं, 100 का भी लाइए ना, 200 का भी लाइए ना। तो मेरे भाई 50 का कह के यहां पर उंगली पकड़ के मेरे दोस्त उन्होंने कंधा पकड़ लिया। 50 का नोट भी नया आ रहा है, 100 रुपए का नया नोट भी आ रहा है और 200 रुपए का भी नया नोट आ रहा है। ओके, तो 100 रुपए एंड 200 रुपए का जो डिनोमिनेशन का बैंक नोट होगा, नया नोट मतलब उसी
कोई स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है। महात्मा गांधी न्यू सीरीज में आपको 100 रुपए और 200 रुपए के डिनोमिनेशन का नोट देखने को मिलेगा, बट संजय मल्होत्रा साहब के सिग्नेचर के साथ। पुराने नोट मेरे भाई लीगल टेंडर बने रहेंगे, पुराने नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। ओके डन, क्लियर है? मजा आ रहा है बेटा? लाइक करते चलना, अगर समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है मेरे दोस्त, तो लाइक करते चलना। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए बड़ी जरूरी है दोस्त, प्लीज प्लीज एक बार लाइक, ठीक है। अब जरा देखना जरा कुछ, संजय मल्होत्रा साहब तो गवर्नर है, अपने 26वें नंबर के गवर्नर है, बच्चे बच्चे को पता है मेरे भाई। अब जो डेप्यूटी गवर्नर है अभी 3 है, एक पद खाली चल रहा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एम राजेश्वर राव साहब डेप्यूटी गवर्नर है, टी रवि शंकर साहब मेरे भाई डेप्यूटी गवर्नर है। ओके टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन मेरे भाई ये डेप्यूटी गवर्नर है, 3 डेप्यूटी गवर्नर है, इन तीनों के आपको नाम याद रखने हैं। ओके और क्या याद रख सकते हैं, और क्या याद रख सकते हैं आप लोग मेरे भाई? आरबीआई की सब्सिडरी याद रख सकते हैं जो कि 100% ओन्ड है, यानी फुली ओन्ड है, 100% आरबीआई ओन्ड जो सब्सिडरी है उनके नाम याद रख सकते हैं। क्या नाम है मेरे भाई इनका? इनका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये जो क्लेम देता है ये 5 लाख रुपए तक का देता है, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देता है मेरे भाई, समझ रहे हो? ठीक है। दूसरा है मेरे दोस्त भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL। ओके टोटल मिलाकर 4 प्रिंटिंग प्रेस है, मैसूर, साल्बोनी, देवास और नासिक। जो मैसूर और साल्बोनी है वो आरबीआई की है, जो देवास और नासिक है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है मेरे भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो जो आरबीआई वाली प्रिंटिंग प्रेस है वो BRBNMPL देखता है। एक है रैबिट मेरे दोस्त, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। एक है आपका IFTS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज, और एक है आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो कि काफी न्यूज में रहता है। टोटल मिलाकर 5 सब्सिडरीज है आरबीआई की, 100% ओन्ड है, फुली ओन्ड है मेरे भाई। कौन कौन सी हो गई? DICGC, BRBNMPL, रैबिट हो गया, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब हो गया, IFTAS हो गया, IFTAS। ओके डन कि नहीं? बढ़िया न्यूज। और क्या याद रख सकते हैं? और क्या बताऊं, और क्या बताऊं, और क्या बताऊं? चलो इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक बता ही देता हूं मेरे भाई, आरबीआई ने एक प्रभा पोर्टल लॉन्च किया था, प्रभा, ठीक है, प्रभा। आपके लिए होमवर्क है, प्रभा की आपको फुल फॉर्म ढूंढनी है। आरबीआई वाला पोर्टल देखना, इसरो विसरो वाला पोर्टल मत देखना मेरे भाई। आरबीआई का जो पोर्टल है प्रभा, जिसकी हिंदी में बनता है विनियामक आवेदन मान्यता प्राधिकृति के लिए प्लेटफॉर्म। अंग्रेजी में आपको बताना है, अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी मेरे भाई, वो आप लोग ढूंढ के बताना। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इसकी फुल फॉर्म आप लोग ढूंढ के बता देना। ओके आपके होमवर्क का पार्ट रहेगा। इंडिया ने समझौता कर लिया भैया आर्मेनिया के साथ। आर्मेनिया इसकी कैपिटल है येरेवन, करेंसी द्रम। आर्मेनिया हमारे मित्र बनोगे, हमने कहा क्यों नहीं, मतलब आर्मेनिया से हमने बोला कि आर्मेनिया हमारे मित्र बनोगे, तो आर्मेनिया ने कहा क्यों नहीं, हम आपके दोस्त बनना पसंद करेंगे। बताइए इस दोस्ती में आपको क्या चाहिए? दोस्ती में हमें कुछ नहीं, बस मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में हमें तुम्हारा साथ चाहिए, तुम हमें अपना साथ दे दो, देखना हम दुनिया जीत लेंगे मेरे भाई। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर आर्मेनिया और भारत। तो असल में हुआ क्या, एक्सटर्नल जो अफेयर मिनिस्टर है अपने एस जयशंकर साहब, विदेश मामलों के जो मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनने अभी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया है अरारत, ओके, उनके साथ बातचीत की थी दिल्ली में, और कहा है कि हमें मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में तुम्हारा साथ चाहिए। उन्होंने मना ही नहीं किया मेरे भाई। दोनों देशों ने एमओयू साइन किया है। एक और यहां पर इन्होंने कहा है कि एक सुषमा स्वराज जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज है, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ जो फॉरेन सर्विसेज है, नाइस 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 मेरे भाई। ओके एक अच्छा एमओयू मिल गया मेरे भाई, ठीक है। एक सेकंड, जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज और डिप्लोमेटिक स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ आर्मेनिया, इन दोनों के बीच में भी एक समझौता हुआ है, ठीक है। पहले शायद इसका नाम कुछ और होता था, अभी इसका नाम बदला गया, ये देखना पड़ेगा।
एक सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली में, वहां पर इंडियन जो फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर आता है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर मेरे दोस्त ये आता है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम के बीच में समझौता हुआ। एग्जाम में मालूम है क्या क्वेश्चन आया था? बायो E3 में ये ई क्या है? ई बताइए मित्रों। टेलीग्राम ग्रुप में मेरे भाई जीए बाय आशीष गौतम। ओके, इस ग्रुप में आपको 1,36,000 बच्चे मिलेंगे और किसी को मत जो जुड़ना मेरे भाई, काफी फेक बने हुए हैं जिसमें आपको 1,36,000 मिले। इसमें आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ मिलता है और डेली मेरे भाई 3 बजे आपका क्विज किया जाता है। जो भी हम डेली पढ़ते हैं डेली के करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है, डेली के करंट अफेयर्स पर, तो एक रिवीजन होता है आपके लिए। तो इस 3 बजे डेली क्विज में जुड़ा करिए। अब देखिएगा, ये ना अपने तरीके का पहला समझौता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों इस क्षेत्र में काम करने के लिए आए हैं। केंद्र और राज्य, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ एक एमओयू साइन किया है बायो E3 पॉलिसी के तहत। ओके, बायो E3 में ई क्या है? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो सेंटर स्टेट पार्टनरशिप है, ये अपने तरीके का पहला समझौता है बायो E3 फ्रेमवर्क के तहत, जिसका उद्देश्य है हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। देश में हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना यहां पर उद्देश्य रखा गया है। इस बायो E3 पॉलिसी को 24 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था बायो बेस्ड इनोवेशन को, या इस क्षेत्र में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए। ओके, तो देखो इंपॉर्टेंट ये कि बायो E3 पॉलिसी कब आई थी, उसका पर्पस क्या है, प्लस उसके साथ साथ यहां पर इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है वो इंपॉर्टेंट है, और किस राज्य ने यहां पर समझौता किया है वो इंपॉर्टेंट बनेगा। असम वही राज्य है मेरे भाई जहां पर वो कह रहा है कि मैं अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा हूं। इसके लिए इसने इन स्पेस और इसरो से भी बातचीत करी है। असम सैट ये अपनी पहली सैटेलाइट लेकर आ रहा है। असम में नेशनल पार्क से दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, रायमोना एंड देहिंग पटकई। ओके, दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, देहिंग पटकई, रायमोना, ये यहां पर नेशनल पार्क से मेरे दोस्त। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक DPIIT ने समझौता किया है। इन्होंने कहा है कि एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी है एस्टे लॉडर कंपनीज। ओके, इसके साथ इन्होंने समझौता कर लिया है एक ब्यूटी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को एडवांस करने के लिए। एक ब्यूटी कंपनी है मेरे भाई, कॉस्मेटिक कंपनी है। कैसी कंपनी है? एक कॉस्मेटिक कंपनी है मेरे भाई। इसके साथ यहां पर इन्होंने समझौता किया है। चलिए, बहुत बढ़िया न्यूज है, समझते हैं। DPIIT जहां आगे, DPIIT ने भी पेटीएम के साथ भी समझौता किया था। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कह रहा है कि सुनो हमारे दोस्त बनोगे ELC ने कहा नेकी और पूछ पूछ, अरे क्यों नहीं, हम तो आपके मित्र थे, मित्र हैं और मित्र रहेंगे। बताइए आपकी मित्रता में हमें क्या करना होगा? अरे कुछ नहीं, बस साथ में मिलकर कुछ इनोवेशन करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने का काम करेंगे। अरे बस इतनी सी बात है, ये तो हो जाएगा। तो ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री को में जो एक तरीके से तेजी से ग्रोथ हो रही है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए यहां पर DPIIT और इस अमेरिकन कंपनी ELC ने, एस्टे लॉडर कंपनी इनकॉर्पोरेशन ने समझौता किया था। देखो ऐसा है कि एयरटेल ने समझौता किया तो जियो ने भी यहां पर समझौता कर लिया। जियो ने पार्टनरशिप करी है स्पेस एक्स के साथ कि भैया जी सुनो ना, आप एयरटेल को स्टारलिंक की सुविधाएं दोगे, हमसे नहीं बात करोगे, है ये तो गलत बात है। तो जियो ने भी मित्रता कर लिया यहां पर स्टार लिंक के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को इंडिया में लाने के लिए, अपने कस्टमर्स को मेरे दोस्त इस सुविधा का लाभ देने के लिए स्पेस एक्स के साथ पार्टनरशिप करी है। किसके साथ मेरे भाई? स्पेस एक्स के साथ। डन। तो जियो को मेरे भाई एक्स पसंद है, यानी स्पेस एक्स पसंद है, स्पेस एक्स का स्टारलिंक की सुविधाएं पसंद है, उसको वो यहां पर लेकर आ रहे, ब्रिंग मतलब लेकर आ रहे हैं मेरे भाई। ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मित्रों, इस पार्टनरशिप का उद्देश्य इंडिया के, अच्छा ये ELC वाला, अरे ओहो ओहो ओहो, अरे यार ये वाला पेज यहां पर आना था, ये गलत हो गया। ये जो ELC वाली न्यूज नहीं है, DPIIT ELC, उसमें एक और है, ये वाला पेज था कि जो ELC का जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है उसको जो ब्यूटी एंड यू इंडिया, इसके प्रोग्राम का नाम और याद रखना, ब्यूटी एंड यू इंडिया, इसको ना क्या किया जाएगा, जो स्टार्टअप इंडिया का नेशनल प्लेटफॉर्म है उसके साथ जोड़ा जाएगा, उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। बात समझ में आ रही मेरे भाई? इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, भारतीय एयरटेल ने 69.94% का स्टेक एयरटेल पेमेंट बैंक में
जो है वो एयरटेल लिमिटेड को दे दिया है। अरे यार अभी देखो न्यूज जियो पेमेंट बैंक रिलेटेड भी आई थी, वो भी समझाऊंगा। तो भारतीय एयरटेल कह रहा है, भारतीय एयरटेल एक कंपनी, ओके, और इसने कहा है कि एयरटेल पेमेंट बैंक यानी एक बैंक, तो कंपनी ने बैंक में जो इसकी हिस्सेदारी है 69.94%, वो सारी की सारी हिस्सेदारी इसने किसको दे दी है? एयरटेल लिमिटेड को दे दी है मेरे भाई, एयरटेल लिमिटेड को। एयरटेल लिमिटेड को, एयरटेल पेमेंट का टर्नओवर जो रहा था 1835 करोड़ रुपए रहा था 23-24 में दोस्त। आज नई एडिटोरियल की क्लास सीधे होगी मेरे भाई, अब आगे तुम्हारा आंधी आए तूफान आए मेरे भाई, करंट अफेयर चलना चाहिए ना। आशीष भाई तुम्हारे साथ हमेशा, टेंशन ना लिया करो हमेशा मेरे भाई, आई एम ऑलवेज विद यू। तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा, समझ रहे हो ना? तुम मुझे अपना समय दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा मेरे भाई, बस तुम समय तो दो मेरे दोस्त। कल होली मनाना, कल कोई क्लास नहीं होगी, कल हम लोग बनाएंगे होली खेले रघुवीर, ठीक है? समझ रहे हो मेरे भाई? डन। अबे कहाँ समझ रहे हैं, रुक जा, कहाँ से आवाज आ रही है? बट नहीं डन, एक सेकंड बच्चों, बच्चे मन के सच्चे। एक सेकंड बच्चों, तेजस, तेजस LCA AF-MK1 टेस्ट फायर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मेरे दोस्त, ओके? ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रुको मेरे दोस्त। अभी देखो, ये देख रहे हो, ये एक हवाई जहाज देख रहे हो मेरे भाई, ये फाइटर प्लेन देख रहे हो, इससे ये देखो एक मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है? इस मिसाइल के बारे में यहां पर बात हो रही है कि जो तेजस है, तेजस LCA AF-MK1 है, उसने अभी एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया। अलग अलग प्रकार के मिसाइल होते हैं, एक होता है एयर टू एयर मिसाइल, एक होता है एयर टू सरफेस मिसाइल, एक होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एक होता है सरफेस टू एयर मिसाइल मेरे भाई, ठीक है? तो ये अलग अलग प्रकार के मिसाइल होते हैं। तो यहां पर ये एयर टू एयर मिसाइल की बात हो रही है कि एरोनॉटिकल जो डेवलपमेंट एजेंसी है, इसने अभी जो एक स्वदेशी जो अस्त्र है, अस्त्र नाम याद रखना मेरे भाई, अस्त्र या अस्त्रा नाम याद रखना, एक मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको नाम दिया बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मेरे भाई। और इसको जो LCA AF-MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट है, इससे इसका परीक्षण किया गया था उड़ीसा के चांदीपुर से, उड़ीसा के चांदीपुर से मेरे भाई, ओके? जो फ्लाइंग टारगेट था उसको इसने बढ़िया तरीके से ध्वस्त कर दिया था, उड़ते हुए लक्ष्य पर सीधे प्रहार किया था मेरे भाई। अस्त्र मिसाइल को डिजाइन और डेवलप किया DRDO ने, और इसकी रेंज बताई जा रही है कि 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है मेरे भाई। समझ रहे हो? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत 2906 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कितने का? 2906 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। BEL का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे भाई इस रडार के लिए। ये रडार आपको दिख रही है, रडार मेरे भाई, लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार। ट्रांसपोर्टेबल मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर मेरे भाई, इसको ले जा सकते हैं। और इसको नाम दिया अश्वनी। क्या नाम दिया मेरे भाई? अश्वनी। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए अश्वनी BEL, अश्वनी बनाने के लिए BEL के साथ 2906 करोड़ रुपए का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। BEL गाजियाबाद मेरे भाई, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के साथ ये समझौता हुआ लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्वनी बनाने के लिए 2906 करोड़ रुपए की लागत से मेरे दोस्त। ये रडार जो है स्वदेशी डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय DRDO। DRDO का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। जो राजेश कुमार सिंह है, जो कि अपने डिफेंस सेक्रेटरी है, उनकी उपस्थिति में यह समझौता रहा था, ओके? इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप है मेरे भाई सक्षम, ये अभी पोर्ट कॉल पर पोर्ट विक्टोरिया गया था, सेशल्स। सेशल्स की कैपिटल, आई थिंक सेशल्स पोर्ट ना ना, सेशल्स की कैपिटल क्या है? आशीष कैसे भूल गया? सेशल्स, सेशल्स, सेशल्स
विक्टोरिया, ओनली विक्टोरिया, वही तो मैं सोचू पोर्ट विक्टोरिया नहीं, विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया इज अ कैपिटल, करेंसी वहां पर जो चलती है वो मेरे भाई रुपी चलती है, सेशल्स विक्टोरिया रुपी, उसे छोड़िए। इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप है सक्षम, देखो अलग अलग शिप होती है, कोस्ट गार्ड की है। एक बार एग्जामिनर ने पूछा था, श्रीलंका में कोस्ट गार्ड की शिप गई थी, उसका नाम पूछ लिया था। इंडियन नेवी की भी मेरे भाई शिप जाती है, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा कि नेवी की शिप है कि कोस्ट गार्ड की शिप है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप है जो सक्षम, ये अभी घूमने के लिए विक्टोरिया सेशल्स गई थी 3 दिन की विजिट पे, और जैसे ही सेशल्स की काम पूरा हो जाएगा ये निकल जाएगी मेडागास्कर घूमने के लिए। ओके, मेडागास्कर, मेडागास्कर मेरे भाई, मेडागास्कर। ओके, कश्मीर की बात करते हैं तो 5th खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है वो कंक्लूड हो गए। जो ये 5th खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है मेरे दोस्त, ये आपके कंक्लूड हो गए। 2 फेजेस में हुए थे, 2 फेज समझते हो ना, 2 चरणों में हुए थे मेरे भाई खेलो इंडिया विंटर गेम्स, और ये अब जाकर मेरे दोस्त कंक्लूड हो गए। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसने लद्दाख ने भी होस्ट किया था, जम्मू कश्मीर ने भी इसको होस्ट किया था। पहला चरण लद्दाख में रहा था, दूसरा चरण ये जम्मू कश्मीर में रहा था। ओके, अब ये सेकंड जो फेज है वो कंक्लूड इसका हो गया बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ कश्मीर में, गुलमर्ग में। ओके ओके, फर्स्ट लेग जो रहा था वो जनवरी में रहा था लद्दाख में। मुद्दे की बात यह है कि टोटल मेडल किसने कितने कितने जीते हैं। तो आर्मी ने सबसे ज्यादा मेडल जीते दोस्त, आर्मी ने ओवरऑल 18 मेडल, हिमाचल प्रदेश ने 18 मेडल, लद्दाख ने 7 मेडल मेरे भाई, महाराष्ट्र ने 13 मेडल एंड तमिलनाडु ने 5 मेडल। ये काट दो, ये और भी है, ये टोटल मतलब वो है वो जो और भी स्टेट है मेरे भाई, मैंने टॉप 5 लिए। आर्मी ने टोटल 7 गोल्ड जीते थे, 5 यहां पर सिल्वर जीते थे, 6 यहां पर ब्रॉन्ज जीते थे। हिमाचल प्रदेश ने भी आप देख सकते हैं, लद्दाख ने, महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। गिल की बात करें मेरे भाई, गिल और किंग दोनों साथ में आज। ठीक है, तो गिल कह रहा है कि भैया हमको आईसीसी प्लेयर मंथ अवार्ड दे दीजिए, दे दिया भैया, दे दिया। और किंग कह रही थी कि हमको भी भैया अवार्ड दे दीजिए, इनको भी अवार्ड मिल गया। गिल साहब का तीसरा अवार्ड है, तीसरा आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है ये गिल साहब का, शुभमन गिल साहब का। और जो अलाना किंग है ऑस्ट्रेलिया की, इनका ये पहला अवार्ड है। अलाना किंग का पहला अवार्ड, गिल साहब का तीसरा अवार्ड। ओके डन। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना? बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? बिकाए को आ रहा, मजा आ ही तो रहा है। समझ रहे मेरे भाई? होली मुबारक सबको, होली 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 मेरे भाई, होली मुबारक। सब रहो, खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया तरीके से होली सेलिब्रेट करो। मैं मेरे दोस्त, वो नहीं है, अंधेरा कायम रहे शक्तिमान में ठीक है, तो आज लाइट वाइट की व्यवस्था कर लेंगे 1-2 दिन के करंट अफेयर्स के लिए। ओके, सो मेरे दोस्त मेरे भाई, आज आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए। कल रहेगा आपका अवकाश, कल रहेगा आपका हॉलीडे, तो कल एंजॉय करिएगा होली। हम लोग मुलाकात करेंगे डे आफ्टर टुमारो, तो 2 दिन के करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे 15 तारीख को। ओके, बाकी तब तक आप एक काम करिए, सुदर्शन बैच को एनरोल करिए। सुदर्शन बैच में जाकर मेरे दोस्त क्लासेस करिए। यहां पर आप लोगों की 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें आपके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये कंप्लीट किए जा रहे हैं। अप्रैल 6 महीने कंप्लीट किए जा रहे हैं मेरे दोस्त। एसबीआई क्लर्क फोकस ये बैच है, इसमें आपको 700 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना है और Y168 आपको कोड यूज करना है। ये बैच अलग से आप ले लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते वॉरियर प्रो, तो आप सुदर्शन बैच पर फोकस रहिए। मेरा सजेशन रहेगा कि आप वॉरियर प्रो के साथ जाओ, क्योंकि वॉरियर प्रो में आपको 24 महीने वैलिडिटी मिलती है। 24 महीने वैलिडिटी का मतलब है कि 24 महीने तक आपको सुदर्शन जैसे और भी स्पेशल बैच आएंगे, मेंस स्पेशल, वो सब मिलते रहेंगे। ओके, और प्लस इसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस के लिए फाउंडेशन कोर्स, मंथली करंट अफेयर्स, इवन मंथली करंट अफेयर्स के साथ मंथली मॉक टेस्ट भी मिलता है। हर एक महीने के 4-4 टेस्ट आपको मिलते हैं। स्टैटिक जी के चक्रव्यूह, ये सबका प्राइस है 1420 आफ्टर डिस्काउंट, वैसे 1562 रहता है। Y168 आप कोड लगाएंगे, वैसे 12 महीने वैलिडिटी रहती है, ये अभी 24 महीने मेरे दोस्त वैलिडिटी इसकी चल रही है। ओके, ये सब आपका बैंक महापैक का भी पार्ट है। अगर आप बैंक महापैक लेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। बैंक महापैक 12 महीने का, 18 महीने का, 27 महीने का, इन पे भी 3 गुना वैलिडिटी चल रही है मेरे भाई, 3x वैलिडिटी चल रही है। ये भी आप एनरोल कर सकते हैं, सेम कोड आप Y168 यूज करेंगे। ओके,
बाकी यार दोस्त टेस्ट सीरीज से टेस्ट लगाना शुरू करो। जो टेस्ट गुरु जिनके पास नहीं है, जो एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हैं, एसबीआई पीओ मेंस को टारगेट कर रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करो। इस टेस्ट सीरीज में 15 एसबीआई क्लर्क के डेडिकेटेड जीए के टेस्ट हैं, प्लस मेरे दोस्त यहाँ पर आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम के 20 स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट हैं, ठीक है। आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम के 15, एसबीआई पीओ के 15 टेस्ट है। इन टेस्ट को लगाना शुरू करो दोस्त। ये आपको जो टेस्ट सीरीज पड़ेगी 199 की, ये से लेके 207 तक इसका प्राइस रहता है, ये इसमें अब चलता रहता है। आप सेम कोड यूज कर सकते हैं, ओके। तो सुदर्शन बैच नहीं, तब सुदर्शन बैच इज अ पार्ट ऑफ बैंक महापैक या फिर वॉरियर प्रो मेरे भाई। अगर आपके पास बैंक महापैक होगा, वॉरियर प्रो होगा मेरे भाई, उसमें आपको सुदर्शन बैच मिलेगा। इसके अलावा विनर्स बैच, रैंकर्स बैच में मेरे 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं, जिसमें अक्टूबर आपका, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने कंप्लीट है। फरवरी और मार्च और अप्रैल की आपको रेगुलर क्लासेस में मिल रही है मेरे भाई, ओके। डन। प्रोसेस क्या, प्रोसेस बता दे रहा हूं आपको। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है। जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो एप्लीकेशन पे आपको जाना है स्टोर में, ओके। स्टोर में जब जाएंगे तो मेरे भाई लाइव क्लास में जाना। लाइव क्लास में जब जाएंगे, जैसे यहाँ ऑप्शन आता है स्टोर का, स्टोर में जाने के बाद लाइव क्लास में जाना। वहां बाय डिफॉल्ट एक कोड लगा होगा, उस पर 77% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आप Y168 लगाना, 79% डिस्काउंट मिलेगा। एक्स्ट्रा 1% के लिए आप कॉइन सेलेक्ट कर लेना, 80% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और एक बार फिर से होली की आप सभी को परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दोस्त खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब तरक्की करिए और जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए। फिर भाई के साथ मेरे दोस्त पार्टी में भी तो आना आप लोगों को, सिलेक्शन पार्टी में, ओके। फिर बढ़िया तरीके से हम लोग भंगड़ा करेंगे मेरे भाई। होली वाले भी डांस बजाएंगे सारे, होली वाले भी सॉन्ग चलाएंगे, सारे चलाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन के बाद खेलेंगे अपन लोग बढ़िया तरीके से और तगड़ी वाली होली, ओके।